जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पर्सपेक्टिव 360 के टॉर्च बियरर सीरीज में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिनका पैशन फॉरेस्ट के लिए और वहां पर रहने वाले जनजातियों के लिए कुछ अलग ही है। इनका लगाव इतना ज्यादा है कि इन्होंने मुंबई जैसे शहर को छोड़कर गाँव में जाकर बसने का निर्णय लिया और बीते कुछ 18 सालों से भी ज्यादा समय तक वो लगातार यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। वयम अपने विकास का अपना अभियान। पालघर जिले के 100% आदिवासी इलाके जवार और मोखाड़ में पिछले 20 साल से वयम संस्था काम कर रही है। आदिवासी जन समुदायों को अपने अधिकार के बारे में अगवा करना, वह अधिकारों ने मिले इसलिए संघर्ष करना, यह कार्य तो वयम संस्था कर ही रही है। इसके साथ ही इन जन समुदायों के विकास के लिए बहुत अलग अलग प्रकल्प भी चला रही है। इनकी सबसे खास बात यह है कि आदिवासी संस्कृति को बहुत गहराई से समझकर इन जन समुदायों को विकास की ओर ले जाना। इन जन समुदायों पे हमारे शहरी विकास की संकल्पनाएं ना थोपी जाए, इस बात का ध्यान उनके हर कार्य में रखा जाता है। शहर से दूर पिछड़े इलाके में सुविधाओं के अभाव में रहकर काम करने के पीछे मुंबई में पले बड़े मिलिंद थत्ते जी की क्या प्रेरणाएं थी, वयम संस्था स्थापित करने के पीछे उनके क्या विचार थे, उनकी आदिवासी संस्कृति की समझ, पिछले 20 साल से वह क्या काम कर रहे हैं, क्या कर पाए, क्या कठिनाई आई, इन सब के बारे में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते विनीत जी, स्वागत है आपका मेरे इस पर्सपेक्टिव 360 के टॉर्च बियरर सीरीज में। तो मुझे बहुत ही आनंद है कि एक ऐसा विषय को मैं छूने जा रहा हूँ जो शायद हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है शहर में रहकर, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू ये आने वाले समय में लोग इसके पास देखने भी वाले हैं। तो मुझे सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, मैं काम करी, उसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारे संगठन का नाम है वयम जी। वयम ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है हम। इसका जो घोषवाक्य है वो है अपने विकास का अपना अभियान। इसलिए हम लोग इसमें ये नहीं सोचते हैं कि किस समाज विशेष के लिए काम करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सारे लोग अपने हैं। तो हम जिन छोटे छोटे आदिवासी गांवों में काम करते हैं, वहाँ के जो युवक हमारे साथ जुड़ते हैं, महिलाएं हमारे साथ जुड़ती है, उन सबकी भावना यही होती है कि ये अपने विकास का अपना अभियान है। वे नहीं मानते कि वयम कोई बाहर से आई संस्था है जो हमें मदद करे। वे मानते हैं कि वयम उनकी शक्ति का जागरण कर दे, उनके भीतर ही शक्ति है, उसका जागरण कर दे और अपने विकास के लिए हम खुद आगे चलने लगते। और फिर जहाँ हम लोग काम करते हैं, वहाँ के लोगों के जो सबसे अहम प्रश्न है उन पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे अभी मेरे क्षेत्र में ऐसा है कि बरसाती खेती काटने के बाद, फसल काटने के बाद लोगों के पास कोई काम नहीं होता, फिर शहरों में और कहीं कहीं रोजगार ढूंढने चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग रोजगार गारंटी का जो कानून बना है, नरेगा जो, उसके क्रियान्वयन का काम करते हैं। वैसे वन जमीन पर खेती का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, तो उसके लिए जो कानून बना है उसका क्रियान्वयन करने का काम। कल्पना ये है, संविधान ने हमें काफी बड़े अधिकार दिए हैं, क्योंकि संविधान की शुरुआत ही तो वी द पीपल से होती है। तो हम भारत के लोग इतने शक्तिशाली है संविधान की वजह से, संविधान के आधार पर जो कानून बने हैं उनकी वजह से, लेकिन उन कानून का सही सही उपयोग करना अभी तक हम सब ने नागरिक के मायने में सीखा नहीं है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि गांव के लोग इन कानूनों को सीखें, समझे, उनका उपयोग करें। और उनका उपयोग करने के कारण ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ सालों में तो लगभग 13-14 हजार लोगों को रोजगार गारंटी का काम मिला, उन्हें गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 2-2.5 हजार किसानों को जिस जमीन पर पहले से खेती करते हैं उस जमीन पर खेती का हक मिला है। ऐसे काफी परिणाम इस काम के और इस विचार के भी दिखे हैं। आप ये बता सकते हैं कि वहां पर कौन कौन सी जातियां फिलहाल है ट्राइबल लोगों की, और उनकी संस्कृति कैसी है? अभी मैं हमारा जो वयम संगठन है, हम लोग पालघर जिले के जवार, मोखाड़ा और विक्रमगढ़, ये 3 तहसीलों में काम करते हैं। और ये वेस्टर्न घाट्स का उत्तरी क्षेत्र है। तो पहाड़ है, जंगल है, छोटी छोटी नदियां है, ढेर सारी बारिश है। और ये सारा मैं वर्णन इसलिए बता रहा हूँ कि हर स्थान की संस्कृति को वहाँ की प्रकृति आकार दे। और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, फिर वो किसी भी जनजाति, जाति, किसी भी समूह के हो, उनका प्रकृति के साथ एक नाता होता है। और वो नाता एक मतलब टूरिस्ट या बायस्टैंडर का नहीं होता है, तो प्रकृति के एक अंग होने का नाता होता है।
अच्छा। और इसी के आधार पर उनकी संस्कृति तैयार होती है। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के क्षेत्र में जंगल काफी रहा पहले, तो जंगल के बारे में श्रद्धा का भाव लोगों के मन में होता है और जंगल की छोटी-छोटी चीज़ों को भी तोड़ना, तहस-नहस करना ये सब पाप माना जाता है, क्योंकि प्रकृति के आधार पर हमें जीना है। अभी ये प्रकृति पूजा जो है ये इतनी गहरी भावना है कि सबकॉन्शियस में मतलब बिना सोचे-समझे भी लोगों की कृतियों में ये संस्कृति का असर दिखता है। एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा, हमारे यहाँ पे कुछ पत्रकार मित्र आए थे एक बार हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने और हमारे जो ग्रामीण युवा जो हमारे साथ काम करते हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। तो हमारे शहर के मित्रों ने पूछा कि भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, एफडी नहीं है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम्हारा कोई रेगुलर सैलरी नहीं है, इंक्रीमेंट का गारंटी नहीं है, तो तुम्हें इनसिक्योर नहीं लगता है क्या? अभी ये हमारे दोस्त को थोड़ी देर समझ में नहीं आई कि इनसिक्योर क्या होता है, क्योंकि ये असुरक्षित लगना ये जो भाव है वो भी उसके लिए थोड़ा नया था। फिर उसको हमारे शहर के दोस्त ने समझाया कि असुरक्षित कैसे लगता है, इनसिक्योरिटी क्या होता है। तो वो उलझन में पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने हमारे पत्रकार मित्र को पूछा कि भाई साहब आपको इनसिक्योरिटी नहीं होता है? तो उसने बोला नहीं क्यों होगी? तो उसने बोला कि क्या आपकी चावल की खेती है? क्या आप धान उगाते हो? क्या आप दाल की खेती करते हो? क्या आपका कुआं या जहां से भी आपको पानी मिलता है वो स्रोत क्या आपके नियंत्रण में है? आपके यहाँ कितनी बारिश गिरती है, मिट्टी कैसी है, सब आप जानते हो। तो इन सभी का आप तो जानते हो कि इन सभी का ना 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 जवाब आते क्या? बिल्कुल। उसने पूछा जब आपका अन्न और पानी ही आपके हाथ में नहीं है, आपको इनसिक्योर लगना चाहिए, हमें क्यों लगे? वाह! तो ये जो एक गहरा विश्वास है प्रकृति में कि जंगल हो, जमीन हो, नदी हो, ये सब हमारी माँ समान है और ये हमें जीवित रखेगी, किसी भी संकट से पार ले जाएगी। अभी ये कोरोना लॉकडाउन है, आप आपके घर में है, मैं मेरे घर में हूँ। लेकिन मुझे लोग पूछते हैं कि गाँव में जो इतने सुदूर जंगलों के पास जो गाँव बसे हैं, उनकी हालत क्या है? तो मैं कहता हूँ कि हमसे सुखी है फिलहाल, क्योंकि उनको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास उनकी ज़रूरी चीज़ें काफ़ी मात्रा में है। तो एक तरह से एक सुरक्षित, स्वस्थ, आश्वस्त ऐसा जीवन ही जीते हैं और इसी का एक अंग उनकी संस्कृति है। अक्सर लोग जब मुझे संस्कृति के बारे में पूछते हैं तो उनका पूछना यह रहता है कि गाने कैसे हैं, नाच कैसे है? लेकिन हम थोड़ा गहरा सोचें तो ऐसा है कि संस्कृति ये केवल संगीत में नहीं होती है। संस्कृति तो जीवन शैली से बनती है। बिल्कुल। तो ये उनकी जीवन शैली से जुड़ी संस्कृति है। जब ये जीवन शैली बदलेगी पता नहीं संस्कृति रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा है कि प्रकृति के साथ एक जीव जीव और शिव का नाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। हाँ। वो आर्टिफिशियल नहीं है, किसी ने बनाया, जड़ा, चढ़ाया ऐसा नहीं है। जी। पहले से ही है। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि जो आपकी दोस्त की कहानी बताई कि दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस होता है। तो यही मेरा इससे ही आगे का एक सवाल जुड़ा हुआ है आपके लिए कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम लोगों ने डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडल होता है, जो शहर में रहते हैं उन लोगों का, उनकी सोच कैसी है और हमारी सोच जो डेवलपमेंट की वो कैसी भिन्न है, अलग-अलग कैसी है? एक तो ऐसा है कि अभी जो मेनस्ट्रीम डेवलपमेंट कंसेप्ट है, मतलब मुख्य धारा में जिस चीज को विकास कहा जाता है, हाँ। वो विकास की संकल्पना अब इतनी हावी हो चुकी है और अलग-अलग मीडिया से और शिक्षा से भी ये इतनी दिमाग में घुस चुकी है कि अक्सर शहरों को ही विकसित माना जाता है और हमारे गांव के जो लोग हैं वे भी शहरों को विकसित मानने लगे। इसके कारण ऐसा होता है कि शहर में जैसा है वैसा अगर हमारे यहाँ होगा तो हमारा विकास होगा और ये भावना बहुत सबके मन में, मतलब ये केवल गांव के लोगों को लगता है ऐसा नहीं, मतलब आप इसको सोशियोलॉजी में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट यानी ऐसा है कि आपसे अमीर या आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा या आपसे जिसको आप विकसित मानते हो वो जैसा रहता सहता है वैसा बनने की कोशिश करना, ये सभी समाज में रहता है। मतलब यूं सोचिए कि जो मुंबई में रहता है उसको लगता है कि अमेरिका जैसा होना चाहिए, जो मुंबई के बाहर थोड़े सबर्ब में रहता है उसको लगता है मुंबई जैसा होना चाहिए, जो गांव में रहता है उसको लगता है कि सबर्ब जैसा होना चाहिए, या फिर जो कम पढ़ा है उसको ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े पहनना मतलब अपना विकास होना है। तो ये सारी कल्पनाएं बहुत मतलब मार्केट नाम का जो एक सर्वशक्तिमान भगवान है
उसने सबके ऊपर ये कंसेप्ट को छा दिया है। लेकिन जो जंगलों के पास रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, खेतों में, खलिहानों में रहते हैं, उन सब की एक जीवन विषयक दृष्टि है जो अभी तक मरी नहीं है। सौभाग्य से वो अभी भी जीवित है और एक्टिव है। उसमें क्या विचार है? तो उसमें ऐसा है कि जितना जरूरी है उतना लो और सबको मिले इस तरह से लो। हम्म। इसका मैं एक उदाहरण दूं कि जंगल में एक पेड़ है जिसके पत्ते अगर आप रब करते हैं बदन पे, मतलब अगर आपको बदन दर्द है और वो पत्ते थोड़े से लेके उसको अगर मलते हैं जहाँ पे दर्द है वहां पे, तो आपका दर्द चला जाता है। हम्म। अब जंगल में जाके कोई भी वो पत्ते अपने हाथ से निकाल के ला सकता है। अभी आप अगर करंट डेवलपमेंट पैटर्न की तरह सोचोगे तो ऐसा होगा कि जितने भी पत्ते हैं एक ही साथ में ले आऊं, उसको प्रिजर्वेटिव में डाल के मेरे पास रख दूं और फिर बेचूं। ये अपना मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट आइडिया है। और जो जनजातीय गांव है उनकी डेवलपमेंट की आइडिया क्या है? तो वो जो जंगल से उस पेड़ के जो पत्ते लेने हैं उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा। मतलब हमारा एक दोस्त है, उसकी दादी ने हमें ये बताया था। तो दादी क्या कहती थी कि वो बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उसको कैसे लेना? तो जिस समय पेड़ पर तुम्हारी छाया नहीं गिरेगी ऐसे ही समय पेड़ के पास जाना, एक ही हाथ में जितने पत्ते आएंगे उतने लेना, और एक बार पत्ते निकाल लिए उसके बाद मुड़ना और पेड़ को मुड़ के फिर देखना नहीं। ओह। अगर देखा तो औषधि का गुण नहीं मिलेगा, उसका फायदा नहीं होगा। अब ये फायदा नहीं होगा, ये मजेदार बात लगती है हमें, लेकिन इसी के कारण लोग हमेशा ये मानते रहे कि जितना जरूरी है एक हाथ में जितना आएगा उतना ही लेना है। मैंने कई बार देखा है कि जंगलों में रात को भी कभी कभी हमारे के लोग खाने के लिए कुछ कुछ ढूंढने के लिए वगैरह घूमते हैं। ऐसा घूमते समय अगर उनको कोई जंगली जानवर दिख जाए, सांप दिख जाए, तो लोग स्तब्ध होकर एक स्थान पर रुकते हैं और उस जानवर को जाने देते हैं। अच्छा। क्योंकि लोग मानते हैं जैसे जंगल हमारा है वैसे इनका भी है। उसी तरह से गांव में लोगों की ये भी सोच होती है। मतलब एक एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। नंदुरबार जिले में बिजरी नाम का गांव, वहां पे पहाड़ के ऊपर एक झरना है और दो तीन भाइयों ने बहुत मेहनत करके लगभग पहाड़ खोद के उस झरने का पानी गुरुत्वाकर्षण से अपने गांव तक ले आए। अभी वो झरने का पानी है, फ्री है, उस पर कोई पंपिंग वगैरह नहीं है। अपने खेत तक पानी आ गया। अपने खेत के लिए जितना पानी चाहिए उतना रोकने के बाद बाकी सारा पानी उन्होंने आगे छोड़ दिया। अच्छा। अब मैंने उनको पूछा कि भाई तुम्हारी मेहनत से इतना पानी लाया तो अपने लिए ही सारा क्यों नहीं रखा? तो बोले कि पानी के हम कोई मालिक है क्या? जितना पानी हमें चाहिए उतना हमारे लिए रख के बाकी तो हम सबके लिए छोड़ देंगे। अभी ये जो दिलदारी है कि इसमें कोई कंजूसी नहीं है। मतलब प्रकृति ने इतना सारा दिया है कि हम सबको पर्याप्त मिल सकता है, ये भावना सबके मन में होती है। और इसी के कारण ऐसा है कि अगर आप देखें जहां पर गांव का समूह, जनसमूह, गांव के लोग मिलकर किसी प्राकृतिक संपदा का अगर व्यवस्थापन करते हैं, दोहन करते हैं, तो वो खत्म नहीं होता है। मतलब वो अभी एक उदाहरण के तौर पे ऐसा है कि कहीं कहीं पे तालाब होते हैं गाँव के, तो तालाब के किनारे कोई छोटा सा भगवान का मंदिर होता है या भगवान होता है। भगवान होने के कारण लोग तालाब के बाहर चप्पलें उतार के अंदर जाते हैं। मतलब तालाब में कभी गंदगी नहीं होती। फिर साल में कोई एक दो बार उत्सव होगा उस भगवान का, तो उस समय पूरे तालाब को लोग बिना कोई मजदूरी वगैरह लिए श्रमदान से साफ कर देते हैं। अभी ये पूरे वाटर बॉडी का, जल स्रोत का रख रखाव सदियों से उस गांव के लोग करते थे। जब उसने गवर्नमेंट ने अपने आप में ले लिया तो लोगों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके तालाब की हालत बद से बदतर होती जाती है। जब तक लोग ऐसे किसी प्राकृतिक संपदा से जुड़े रहते हैं, उस पर अधिकार का भाव होता है, उसके साथ नम्रता का भी भाव होता है, तो लोग उसका बहुत संभाल कर दोहन करते हैं, उसका शोषण नहीं करते। दोहन करना मतलब गाय का दूध निकालना। तो दूध इतना नहीं निकाला जाता कि गाय से खून निकले। दूध मतलब दूध ही निकलना चाहिए, उतना ही खींचना चाहिए। तो वो खींचने में जो सयानापन लगता है, जो बुद्धि लगती है, वो लोगों के पास होती है। और इसलिए लोग, मतलब लोक केंद्रीय अगर व्यवस्था होती है जंगल संभालने की, नदी संभालने की, पानी संभालने की, तो इसके अपने देश में सैकड़ों उदाहरण आज भी दिखते हैं। तो ये लोगों के हाथ में रहे तो अच्छे से रहता है।
इसको और किसी ने हाथ में लिया, लोगों की उसके साथ जो भावनिक जुड़ाव है उसको अगर तोड़ दिया, तो फिर वो संसाधन भी खत्म हो जाते हैं, लोग भी गरीब होते जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही। मतलब हम बाहर से आकर कुछ नियम बनाते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे तरीके से सही है, लेकिन वो जो चीजें करने आते हैं वो ट्रेडिशनली होती है, कन्वेंशनल होती है, नेचुरल तरीके से होती है, और उनको पता होता है किस तरीके से सारी चीजें को कंजर्वेशन करना है इन सारी चीजों का। लेकिन मिलिंद जी, एक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि कई सारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में भी कई सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक मुद्दा ऐसा है कि फॉरेस्ट राइट का इशू हमेशा कई सालों से आ रहा है। मतलब पहले भी कहा, कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, नेचुरल रिसोर्स हो, उसको अगर बचाना है तो उससे जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैविक नाता है, वही लोग उसे बचा सकते हैं। अभी अपने फॉरेस्ट राइट्स की बात कही, अभी फॉरेस्ट ये एक जंगल, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर हम सोचे कि इसके स्टेक होल्डर्स, इसके भागधारक कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें ऐसा है कि अपने भारत देश के अगर जंगल है तो भारत की सारी जनता भी इसकी एक स्टेक होल्डर है। भारत में जिनको भी जंगल से प्रेम है वे भी इसके स्टेक होल्डर है। अंग्रेजों के जमाने से एक जंगल के लिए खाता बना हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वो भी इसके स्टेक होल्डर है। और जो जंगल में रहते हैं, जंगल के इर्द गिर्द रहते हैं, जंगल पर जिनका पेट पानी चलता है, वे सारे लोग भी है। अभी इनके एक एक का स्टेक अगर ध्यान में ले तो ऐसा है कि शहरों में जो कई सारे लोग जंगलों के बारे में, मतलब जंगल प्रेमी नहीं है, वन प्रेमी नहीं है, इन सबका ऐसा है कि वीकेंड को किसी फॉरेस्ट में जाने को मिलेगा तो ये खुश रहेंगे। अगर दूर के फॉरेस्ट में जाना पड़े वीकेंड को तो भी खुश रहेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में सोचिए तो ऐसा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट कवर कम होने के कारण सैलरीज कम हो जाती है, या फॉरेस्ट कवर बढ़ने से सैलरी इंक्रीमेंट होती है, ऐसा तो कुछ है नहीं, सैलरीज तो चलती रहेगी। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट हेल्थ, अपने जंगलों का स्वास्थ्य कैसा है और वन विभाग के तनख्वाह कितनी है, इसका कोई नाता नहीं होता है। वो जंगल टूटता जाए, नष्ट होता जाए, वन विभाग को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। जब जब कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है और अचानक सैकड़ों हजारों हेक्टेयर जंगल उसमें बर्बाद हो जाता है, तो वन विभाग का एक भी बंदा उसके बारे में एक शब्द तक नहीं कहता है, क्योंकि उनको उससे कोई तकलीफ नहीं है, वो चला जाएगा चला जाएगा। अभी आखिरी स्टेक होल्डर जो है, जो जंगलों में रहने वाला, जंगलों के इर्द गिर्द रहने वाला जो आदमी है, जिसका जीवन जंगल पर निर्भर है, अगर उसके गांव के बगल वाला जंगल टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको चूल्हा जलाने के लिए भी दूर जाना पड़ेगा। उसको मतलब डेली कुकिंग, ये जो एक एकदम प्राइमरी, एक बिल्कुल प्राथमिक जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए भी जंगल अच्छा होना उसके लिए जरूरी है। अभी थोड़ा और गहरा जाएंगे तो ऐसा है कि जंगल से कई तरह का अन्न उसे मिलता है, मतलब उसका पोषण, उसका न्यूट्रिशन जंगल पे निर्भर है। उसको पानी की जो स्रोत है, अभी आप तो अपने बड़ी बड़ी नदियां भी अगर देखें, गोदावरी, गंगा, ये महाराष्ट्र की या देश की कई सारी नदियां जो है वो जंगलों में ही तो जन्म लेती, तो वहां से सारे वाटर सोर्सेज जो आते हैं ये वाटर सोर्सेज, इसको पानी भी वहीं से लेना है, तो उसका पानी है, अन्न है, उसका फ्यूल वुड है, उसका मतलब चूल्हा जलाने के लिए जो उसको जलाऊ लकड़ी चाहिए वो है, उसकी जो मवेशियां है, गाय बकरियां है, उनका जो खाना है, और इसका खुद का भी खाना। तो जिसका मतलब जिसके जीवन के इतनी छोटी छोटी चीजें जंगल से जुड़ी है, वही तो जंगल को बचाना चाहेगा ना, क्योंकि जंगल नहीं बचेगा तो ये खुद भी मर डूबेगा। बाकी कोई भी स्टेक होल्डर नहीं डूबेगा, जंगल जाएगा, लेकिन ये डूबेगा, इसको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी अगर जंगल नष्ट होगा। इसलिए हमारी मान्यता यह है कि जंगल पर पहला अधिकार उसका होना चाहिए जो जंगल पर अपने जीवन के लिए निर्भर है। अपने देश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जिनको कानून में अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा है, मतलब जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, आदिवासी लोग और वन निवासी, बाकी बाकी जातियों के, इन सबका जंगल पर अधिकार होना चाहिए। दुर्भाग्य से ये बात स्वाधीनता के 60-70 साल के बाद में हमने मानी, और अपनी संसद ने 2006 में ये वन अधिकार कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास किया जी। 2008 में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। अब 10-11 साल 12 साल होने को है,
लेकिन अब अभी भी हमारा संघर्ष जारी है कि ये सारे राइट्स जो कानून में लिखे हैं वो लोगों के हाथ में आए। लेकिन उसके इतने अच्छे परिणाम अभी दिख रहे हैं कि जहां पर लोग इतने सालों से खेती करते थे, लेकिन वो वन जमीन होने के कारण हमेशा वन विभाग का डर लगा रहता था। हर मतलब हर कुछ सालों के बाद उसके लिए जुर्माना भरो, जेल जाओ, मारपीट सहो, ये सारी चीजें लोगों को सहनी पड़ती थी। अब ये कानून बनने के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। तो अब तो लोगों को जमीन पर खेती का अधिकार और जंगल में जंगल को संभालने का, उसका उपयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी देश के हजारों गांव ऐसे हैं कि जिनको ये अधिकार नहीं मिला है, और लाखों परिवार ऐसे हैं कि जिनको खेती का अधिकार भी अभी ठीक से नहीं मिला है। उसके लिए अभी भी हमारा संघर्ष जारी है, कानूनी संघर्ष है, क्योंकि कानून तो है, अधिकार है, लेकिन नौकरशाही वो सब चीजों को होने नहीं दे रही है। तो हम लोग लड़ रहे हैं, अधिकार तो पा रहे हैं। जी। लेकिन जहां जहां लोगों को अधिकार मिला है, वहां की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स का परिणाम क्या है, उपयोग क्या है, ये सबके सामने, सबके नजर में आए। पहले जो खेती करता था किसान ऐसी जमीन पे, उसको कभी भी ये सुरक्षा नहीं होती थी कि इस जमीन पर वो जो फसल बोएगा, जो पेड़ लगाएगा, वो पेड़ उसी के रहेंगे। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वन विभाग कल आ सकता है, मुझे जुर्माना देना पड़ सकता है, मुझे जेल जाना पड़ सकता है, तो वो जमीन में इन्वेस्ट नहीं कर पाता था। लेकिन अब ऐसा है कि मतलब हमारे पास जीपीएस के इमेजेस है, गूगल अर्थ के इमेजेस है, कि 2009 में, 2010 में उसको अधिकार मिलते समय और आज उस जमीन की क्या स्थिति है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि देश का ग्रीन कवर बढ़ा है पिछले 10 सालों में। और जब एक तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट्स की वजह से फॉरेस्ट कम होते जा रहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि ग्रीन कवर बढ़ रहा है। तो इतना ही है कि फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नौकरशाही के चंगुल से निकलकर जनतांत्रिक पद्धति से लोगों के हाथ में आ रहा है। लोगों के हाथ में जंगल की जमीन आने के बाद उस पर पेड़ बढ़ने लगे। इसी तरह जो सामूहिक वन अधिकार है, मतलब एक गांव को उसके आजू बाजू में जो जंगल है, उस जंगल को संभालने के, उसके व्यवस्थापन के, उसके संवर्धन के, सुरक्षा के, और जंगल में टिम्बर छोड़ के जितना कुछ है वो सबका प्रोसेसिंग करना, एक्सट्रैक्शन करना, उसकी बिक्री करना, उसको बाजार तक लेके जाना वगैरह सारे अधिकार अब मिले। तो जहां पर ऐसे अधिकार लोगों को मिले हैं, वहां पे फॉरेस्ट तो बहुत बढ़ गया, जंगल तो बहुत बढ़ गया, क्योंकि लोगों को सुरक्षा है, आश्वस्तता है कि ये जंगल उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा, फिर उनसे छीनेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि लोग ये समझ गए कि इस जंगल का केवल बांस काटकर या तेंदू के पत्ते बेचकर लाखों रुपए मिल सकते हैं, तो जंगल को तोड़े क्यों? क्योंकि जंगल को बचाने से इतनी सारी आय उनको मिल सकती है। तो इसलिए अब लोग उस जंगल को बचाने में अधिक रुचि लेने लगे। और देश में ऐसे केवल अपवाद नहीं है, 400-500 गांव तो ऐसे है कि ग्राम सभा जो है, गांव की जो विलेज असेंबली है, उसकी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गौण वनोपज बेचकर जो पैसा ग्राम सभा को मिला है, उसकी अमाउंट कहीं पर 60 लाख, 70 लाख, कहीं पर 1 करोड़, 2 करोड़ इतनी है एक साल। अभी आप सोचिए कि 90-100 घरों का एक गांव, उसको अगर 1 करोड़ रुपया जंगल का कुछ बांस बेचने से, और उनको हर साल इतने पैसे कमाने हैं, तो सारा का सारा बांस बेच के तोड़ डाला, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। उसको संभल कर शास्त्रीय पद्धति से तोड़ेंगे ताकि बांस भी रहेगा, पैसा भी मिलेगा। तो अगर 100 घर का एक गांव 1 करोड़ रुपया कमाए, तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मतलब इकोनॉमिक बूम है। बिल्कुल। एक आर्थिक विकास की दृष्टि से वो गांव कहां से कहां चला गया। और इकोनॉमी की दृष्टि के, बड़ी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अगर सोचेंगे, तो उस गांव के सारे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, उनकी क्रय शक्ति बढ़ गई, वो बैंक में भी पैसा रखने लगे हैं, वो नई नई चीजों को खरीदने भी लगे हैं, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आएगा। और अब तक सरकार क्या मानती थी कि ये पिछड़े लोग हैं, जनजाति के, आदिवासी है, सरकार को ही इनको सब कुछ देना पड़ता है। अभी बहुत मजेदार बात लगेगी आपको कि फाइनेंस कमिश्नर का जो ग्रांट मिला एक गांव को, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस कमीशन का ग्रांट मिलता है हर साल ग्राम पंचायत, तो वो है इनका कुछ 1.5 लाख रुपए, और ट्राइबल सब प्लान से मिलता है वो है 60-70 हजार रुपया, और इनकी तेंदू पत्ता बेचने से इनको पैसा मिला है 50 लाख।
तो अब सोचिए कि सरकार की मदद इतनी सी रह गई है और हाँ। इतना इनका खुद की जो आय है वो इतनी बड़ी हो गई। इसका अर्थ ये होता है कि अब ये अपने विकास के लिए परावलंबी नहीं रहेंगे। अपने गांव की सारी जरूरतों का काम वो अपने गांव की खुद के उत्पन्न से करेंगे। ये फॉरेस्ट राइट्स का बहुत बड़ा योगदान है देश की इकोनॉमी के लिए। हम्म। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वहां पे टेररिज्म नहीं आ सकता, वहां पे एक्सट्रीमिज्म नहीं टिक सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक्सट्रीमिज्म वही टिकेगा जहाँ पे भूख है, गरीबी है, अन्याय की भावना है, शोषण की भावना है, जहाँ लोग खुद अपने रिसोर्सेज के मालिक हैं, जनतांत्रिक पद्धति से उन रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, उस पर पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे का उपयोग अपने विकास के लिए, अपने गांव की समस्याएं सुलझाने के लिए कर रहे हैं। और ऐसा यदि देश के 1-1.5 लाख गांव कर पाए तो देश के लिए कितना बड़ा इकोनॉमिक बूम होगा। और ये सारे प्रवास में दुनिया में पैंडेमिक भी आएगा तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शहर केंद्रीय जो अर्थव्यवस्था है वो आज सारी तहस नहस हो रही है, बंद पड़ी हुई है। और ऐसी स्थिति में भी ये जो जंगल केंद्रीय और विकेंद्रित मतलब गांव के लेवल पे चलने वाली ये जो अर्थव्यवस्था है वो बरकरार है, उससे कोई धोखा नहीं पहुंचा, उससे कोई खतरा नहीं। यस। तो ये तो देश के लिए एक अद्भुत चीज हो सकती है। हाँ तो बिल्कुल। मतलब मैं आपके माध्यम से मेरे सभी शहरी मित्रों को, पर्यावरण प्रेमियों को, वन विभाग प्रेमियों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि यदि देश की अर्थव्यवस्था में सारे जनजातीय समाज को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, वन निवासी लोगों को अगर हमें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर्स बनाना है, अगर उन्हें अमीर बनाना है, उनके माध्यम से देश की समृद्धि बढ़ानी है, तो फॉरेस्ट राइट्स जल्द से जल्द सब लोगों के हाथ में आ जाने चाहिए। जी बिल्कुल। कल परसों की रिपोर्ट्स हैं तो यही आ रही है कि जो अर्थव्यवस्था गांव से जुड़ी हुई है वो शायद और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, हालांकि पैंडेमिक सिचुएशन होने के बावजूद भी। लेकिन ना मिलिंद जी, एक सवाल फिर भी इससे जुड़ा हुआ है माइग्रेशन का। इन लोगों का माइग्रेशन भी काफी ज्यादा हो रहा है, वहां से लेकर शहरों की तरफ आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा एक सवाल जुड़ा है माल न्यूट्रिशन से कि वो बहुत लंबे समय से इतने एफर्ट्स लेने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या आपका पूरा एनालिसिस है इस सारी चीजों पर? मुझे लगता है कि ये कुपोषण की जो समस्या है वो दो चीजों से जुड़ी है। एक ऐसा है कि स्वास्थ्य के बारे में कुछ अज्ञान होना, उसकी ठीक से सेवाएं सुविधाएं नहीं मिलना लोगों को, ये उसका एक अंग है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहां मुझे ऐसा दिखता है कि शादियां जल्दी होती है, 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती है लड़के की, 18 साल की उम्र में वो माँ बन जाती है, कभी कभी उससे पहले भी माँ बन जाती है। और कुछ धारणाएं गलत है कि उसे कहते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट है तो उसने थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, पेट में जो गर्भ का अगर वजन बहुत बढ़ेगा तो उसे बाहर निकलने में कठिनाई होगी, ऐसा माना जाता है पहले से। ऐसी कुछ धारणाएं हैं जिसके कारण वो कम भी खाती है, उसका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम होता है और फिर बच्चा जो है वो गर्भ में ही कुपोषित होने लगता है। तो ये बहुत कठिन समस्या है क्योंकि वो बच्चे को जन्म लेने के बाद में, अगर वो पहले से गर्भ से कुपोषित है तो जन्म लेने के बाद में उसको खाना खिला कर भी उसको कुपोषण से पूरा बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा अंग ये है कि लोगों के पोषण के जो स्रोत वो नष्ट होते जा रहे हैं। अच्छा। कि मतलब जंगलों से इतने सारे तरह का पोषण पहले मिला करता था, इसमें ऐसा होता है कि जंगलों में उगने वाले अलग अलग सब्जियों को बनाकर उसका एक तरह से कुकिंग फेस्टिवल होता है। तो उसमें हमारे ध्यान में आया है कि केवल आप सावन भादो, श्रावण भाद्रपद, ये 2 महीने का भी अगर देखें तो उसमें 75 से ज्यादा सब्जियां जंगल में मिलती। और इन जंगली सब्जियों का आयुर्वेद के हिसाब से या मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस के हिसाब से भी अगर एनालिसिस करते हैं तो इसमें जीवन के लिए आवश्यक सारे जीवन सत्व और ये मिनरल्स और जो भी चीजें शरीर को मिलनी चाहिए, कैल्शियम है, लोहा है, ये सब कुछ उसमें से मिल सकता है। लेकिन जैसे जंगल कम होते जा रहा है वैसे ये सारा अन्न भी कम होते जा रहा है। साथ में ये जो शहरों का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि ये आलू, कैप्सिकम और ये सब खाने से ही अच्छा होता है, ये जंगलों की सब्जियां नहीं खानी चाहिए, या फिर वो जंगल से लाने में भी आलस्य कर देगी।
लेकिन ये सब अगर जंगल बरकरार रहेगा तो लोगों के पास खुद के पोषण के खुद के स्रोत रहेंगे। उनको ना मार्केट जाना पड़ेगा, ना सरकार को उन्हें खिलाना पड़ेगा। वो खुद ही अपने पोषण के लिए समर्थ होंगे। अगर उनका जंगल अच्छा हो, खेत की फसल अच्छी हो, तो किसी के मदद की उन्हें जरूरत नहीं होगी। जैसे जंगल की बात है, वैसे ही लोगों की कुछ स्वास्थ्य की भी परंपराएं। मतलब अभी मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी ये जो पैंडेमिक वगैरह चल रहा है, इसमें भी लोगों की जान बचाने की सारी जिम्मेदारी सरकार पर पड़ी। ये सरकार पर क्यों पड़ी है? तो हमने कई पीढ़ियों से ये मान लिया है कि स्वास्थ्य सरकार का विषय है। और अंग्रेजों के आने के पहले कौन से राजा का स्वास्थ्य विभाग हुआ करता था, या गवर्नमेंट के, बादशाह के, राजा के कोई डॉक्टर्स होते थे क्या? गांव की अपनी व्यवस्था होती थी। और ये जो मेडिसिन का एजुकेशन है, उसके भी अपने इंडिजिनस सिस्टम्स थे, अपने देशी व्यवस्थाएं थी ये सब करने। उसमें लोग अधिक स्वस्थ रहते थे। अभी इतनी एक मजेदार चीज है कि सरकार का आग्रह है कि हर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होना चाहिए। और हमारे गांव में पहले से ही एक दाइयों की परंपरा है। दाई मतलब जिसको अंग्रेजी में मिडवाइफ बोलते हैं। हाँ। जो जन्म कैसे देना बच्चों को वो जानती है। हाँ, बराबर। तो ऐसे मेरे क्षेत्र में भी है, लगभग सभी देहाती क्षेत्रों में है। अभी ये जो बूढ़ी माताएं हैं, उन्हीं को अगर आधुनिक हाइजीन की शिक्षा देते, उनको ही डिलीवरी के बारे में जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, उसमें जो प्रिकॉशंस है, वो सब की शिक्षा देते। गांव में एक कमरा अगर ऐसे बनता कि जिसमें सेफ डिलीवरी हो सकती है, वहां पे हाइजीन रखा जाए, स्वच्छ साफ सुथरा पानी रखा जाए, तो ये माताएं बहुत अच्छे से जन्म दे देती बच्चों को वहां पर। लेकिन सरकार ने वो सबको सेंट्रलाइज किया है। हर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में करने के लिए सरकारी व्यवस्था पर बहुत सारा लोड है। तो ये गांव की स्वावलंबी जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की भी थी, उन सबको भी मुझे लगता है कि जिन जिन पिछड़े क्षेत्रों के बारे में ये कुपोषण की समस्या बहुत भयंकर मानी जा रही है, वहां पर उनकी स्वास्थ्य परंपराएं और उनके निजी खाद्य के स्रोत अगर हम लोग सबल बनाए, तो ये लोग कुपोषण की समस्या से उभर कर अपनी खुद की शक्ति से, इच्छा से बाहर आएंगे। मतलब एक जो सवाल निकल के आता है कि गवर्नमेंट जो चीजें कर रही है उसमें से कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, या कोई संस्था काम कर रही है उसमें उस संस्था ने वो काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो क्या होगा जो आपके देखने में आई ऐसी चीजें? वयम संगठन ने हमेशा ये कोशिश की है कि गांव की अपनी जो शक्ति है, वो फाउंडेशन है, उसके ऊपर हम विकास को खड़ा कर सकते हैं। अगर पहले फाउंडेशन को तोड़ेंगे और फिर नया बांधने जाएंगे, तो वो वीक स्ट्रक्चर होगा, कमजोर इमले खड़े करेंगे। तो इसलिए अगर सरकार भी यही सोचे, अभी उदाहरण के तौर पे ऐसा है कि गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए, ये प्रावधान तो कानून में है। और लोगों की पहले से भी गांव में इकट्ठा आकर कोई निर्णय लेने की परंपरा है। तो ये परंपरा और ग्राम सभा, गांव की पारंपरिक रीतियां, उनकी ताकत और जनतंत्र की जो आधुनिक शक्ति है, ये दोनों को हम लोग अगर मिला सकें एक दूसरे से, तो उसका रेजोनेंस, ये दोनों की वेवलेंथ मैच करने से जो पैदा होगा, बहुत बढ़िया होगा। मतलब ऐसा है कि सरकार कुछ मतलब किसी भी, अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन नहीं, अंग्रेजों के आने तक, अच्छा। और अंग्रेजों के आने के बाद भी कुछ सालों तक अपने देश में सभी गांवों का अपना एक विलेज फंड हुआ करता था। गांव से टैक्सेस जाते थे राजा के या बादशाह के पास, तो टैक्सेस का, करों का एक हिस्सा गांव को मिलता था, गांव के अपने काम के लिए। वो राजा या बादशाह नहीं बताता था कि ये पैसे का आपने क्या करना है, लेकिन गांव को ये पैसा मिलता था। उसके साथ गांव की उनको चाणक्य के अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्ध कहा गया है, वेदों में उसको सभा कहा गया है, उसके बाद में स्मृतियों में उसको ग्राम सभा कहा गया है। अच्छा। तो ये गांव के लोगों ने इकट्ठा बैठकर कोई निर्णय किया, तो उसको राजा के कानून जितना ही सम्मान पहले दिया जाता था। इसलिए गांव के विकास के लिए पैसा भी और अधिकार भी, दोनों अपनी परंपरा में पहले गांव के पास हुआ करता था। वो अंग्रेजों ने छीना, उनका कारण था, व्यापारी थे, लूटना था, ले गए। लेकिन अपनी
अपना देश अपनी सरकार बनने के बाद हमें इस चीज को फिर लाना चाहिए। इसमें पहले जो बुरी चीजें घुसी होंगी, विषमताएं घुसी होंगी, अन्याय निकला होगा, वो सबको हटाना चाहिए और उसकी अच्छाइयों को लेकर गांव को फिर से शक्तिमान बनाना चाहिए। और वो ऐसे शक्तिमान बन सकता है क्योंकि मेरे सामने ऐसे उदाहरण है कि लोगों को जो ट्राइबल सप्लान का नीति मिला है, जो बहुत थोड़ा पैसा है, 80-90 हजार एक आध गाँव को मिलते हैं, लेकिन मेरे देखने में ऐसे कई गांव हैं कि जहाँ की ग्राम सभा में स्त्री पुरुष सभी ने बैठ के अपने गांव की समस्याओं का प्राधान्य निश्चित करके, प्रायोरिटाइज करके, उसमें से कौन से समस्या के लिए कौन सा पैसा खर्च करना, वो सब खर्च भी किया है। उसके साथ जहाँ पैसा कम पड़ा वहां खुद का कंट्रीब्यूशन डाला है, खुद का श्रमदान किया है, और ये सब करके कई गाँव में नए कुएं बने हैं, पाइपलाइंस बनी है, उनका रास्ता सुधर गया है। ये सारे काम लोग कर रहे हैं। मतलब मेरे सामने ऐसी काम सब है, मेरा संगठन यही काम करते रहता है गाँव के साथ। तो ये कोई सपने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है वही कह रहा हूँ। और ये सामान्य गांव है, हम भी सामान्य कार्यकर्ता है। तो जब सामान्य लोग ये चीज को कर सकते हैं तो इस चीज को रेप्लिकेट पक्का किया जा सकता है, इस चीज को लाखों लोग भी कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो भी आपके सब प्रेक्षक है, श्रोता है, उनसे कहना चाहूंगा कि अपने गांवों में खेती, जंगल, पानी और लोग, ये सभी मिलाकर, मतलब हम लोग कार्यकर्ता लोग इसे जल, जंगल, जन, जमीन बोलते हैं। तो ये चारों की ताकत को मिलाकर अपने देश का विकास आज भी स्थायी और पक्के जड़ों वाला हो सकता है कि इसको बाहर से ऐसे कोई झंझोटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैंडेमिक आए और कुछ आए तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत रहेंगी। जी, ऊपर पत्ते हिले, फल गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से फल नहीं। मैं आशा करता हूँ कि अभी ये आपदा के निमित्त से लोग अपने अपने घरों में बैठ के थोड़े ज्यादा सोचने लगे हैं। तो सोचे इस विषय में, सरकार भी सोचे और मेरे जैसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी सोचे कि लोगों की शक्ति के आधार पर, लोगों में विश्वास रखकर और प्रकृति से जो उनका जुड़ाव है उसको और मजबूत बनाकर हम विकास की नींव कैसे रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जवाहर के गांव में आए सब लोग, सबका स्वागत है। हमारा ब्लॉग देख सकते हैं, फेसबुक पेज देख सकते हैं, और वो सबसे मन नहीं भरा तो गांव में भी जरूर आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं आया हूँ वहां पर और देखा है आपका काम भी, बहुत ही पैशनेटली आप सब लोग काम करते हो। एक सवाल मैं जरा इससे ही जुड़ के पूछना चाहता हूँ कि आप जब एक्टिविटीज चूज करते हो, कोई प्रोजेक्ट चूज करते हो, तो उसका बेस क्या होता है कि लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये सक्सेसफुल होगा, ये कैसे चूज करते हो? क्या कोई उदाहरण दे सको आप? जब भी वयम अभियान को कोई काम करना होता है तो हम उसमें लोगों को कोई काम बताते हैं और एक तरह से शर्त रखते हैं कि आप लोग इतना इतना अगर करेंगे, मतलब आप लोग 2 कदम चलेंगे तो हम लोग आपके साथ 10 कदम चलेंगे, लेकिन पहले आप 2 कदम तो चलो। और फिर जो गांव 2 कदम चलते हैं उन्हीं को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो गांव 2 कदम नहीं चलते उनको हम नमस्कार करके छोड़ देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, अभी ये रोजगार गारंटी वाला मैंने पहले भी बात कही थी, नरेगा जिसको बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी आए। तो कानून तो कहता है कि जो भी काम की मांग करेगा उसे 100 दिन का काम, उसके गांव में मजदूरी का काम सरकार देगी। लेकिन इसमें ट्रिक ये होता है, जो ट्रिक तो नौकरशाही समझती है, ट्रिक ये होता है कि मांग करनी पड़ती है। इट इज डिमांड ऑन, इट इज वर्क ऑन डिमांड। तो जब तक आपका डिमांड, काम की मांग सरकार के पास पंजीकृत नहीं होती, रजिस्टर नहीं होती, सरकार काम देने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि डिमांड फॉर्म को छिपा देती है, देती नहीं लोगों के हाथ। हम लोग वो फॉर्म लोगों के हाथ में दे देते हैं, उनको सिखा दे कि फॉर्म को कैसे लिखना है। गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोलते कि भाई बाकी जो अपने अनपढ़ भाई बहन है उन सबका फॉर्म तुम भरो। अच्छा, अभी गांव में ऐसे 60, 70, 80 लोगों के फॉर्म भर दिए। उसके बाद हम लोगों को बोलते हैं कि आपके ये फॉर्म लेकर आपको ग्राम पंचायत जाना होगा, हम नहीं जाएंगे। ग्राम पंचायत में जाना होगा, अगर वहां पर कोई दिक्कत आएगी, आपको कोई उल्टा सीधा कहेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको ग्राम पंचायत जाना होगा, ये फॉर्म वहां पर देना होगा, इसकी रसीद लेनी होगी। ये छोटा सा टेस्ट होता है कि क्या लोग सचमुच अपने विकास के लिए 2 कदम चलने के लिए तैयार है। अच्छा, जहां जहां पर लोग ग्राम पंचायत में जाते हैं उनको ग्राम पंचायत ने नहीं भी दिया तो हम लोग लीगल लॉबिंग करके लोगों को काम दिलवाते हैं। हमारा मंत्र ये होता है कि कुछ भी हो, लोग जीतने चाहिए।
बिल्कुल। तो लोग जब जीतते हैं तो लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास निर्माण होता है जनतंत्र में, उनका विश्वास निर्माण होता है कानून में। उनको आज भी हमारे गांव में आप जाइएगा और पूछिएगा कि आपको कौन देता है, तो वो ये दाढ़ी वाले का नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि हम कानून सीखे और कानून से काम लिए। हम्म। तो ये बार बार हम लोग ये टेस्ट लेते हैं, जैसे हम लोग कुएं का काम करते हैं, अभी कई जगह पर अभी इतनी गर्मी है और हमारा स्वस्थ विकास नाम का एक प्रकल्प चल रहा है, जिसमें हम लोग कुएं खोद रहे हैं, छोटे बांध बनवा रहे हैं। तो गांव में कहाँ कहाँ पर बांध बनने चाहिए या कहाँ कुएं होने चाहिए, इसका पहले एक सर्वेक्षण गांव के लोगों ने और हमने मिलकर किया। फिर लोग जहाँ कहते थे कि यहाँ जमीन के नीचे पानी होगा, तो हम लोगों को बोलते खोद के दिखाओ। अब खोदने के लिए गांव के सभी लोगों को इकट्ठा आकर एक दिन मेहनत करके खोदना पड़ता है। वो खोदते हैं, उसके बाद ही हम उनके लिए अ, उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे गांव है कि जहां पर लोगों को हमने बताया था कि यहाँ पर आप खोद कर दिखाओ, पानी निकलता है तो हम लोग मदद करेंगे कुएं के लिए। तो लोगों ने नहीं खोदा, हमने वो काम छोड़ दिया। तो मेरे सभी मतलब जिनको भी समाज के साथ जुड़कर कोई विकास का काम करना है, मैं यही सलाह दूंगा कि लोगों को कम से कम 2 कदम तो चलना चाहिए। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, तभी इष्ट की प्राप्ति होती जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे, आपकी बातें सुन के वो समझ में आ रहा है कि आपने भी मतलब एक अलग रास्ता चुना है। आपका मैं जब रिसर्च कर रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, तो ये बात मैंने जानी कि आप मुंबई बेस्ड हो। तो क्या वो रीज़न था कि आप मुंबई में आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता था, काफ़ी लाखों की सैलरीज़ आ सकती थी, आपका तो इतनी पढ़ाई भी है, तो आराम से आप मतलब करोड़ों के पैकेज तक पहुँच सकते थे आज जिस एज में आप हो। तो क्या वो चीज़ थी आपको एक बड़े मेट्रो शहर से ये मॉल, थिएटर सारी चीज़ें लग्ज़री छोड़कर आप वहाँ पर एक ट्राइबल इलाके में जाकर काम कर रहे हैं लोगों के साथ। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? है। जब मैंने मुंबई छोड़ी तब तो मेरी उम्र 25 रही होगी। तो उस समय जो मोटिवेशन था वो तो थ्रिल का था, साहस का था ओह! कि ऐसे दूर जंगलों में, पहाड़ों में जाके रहना, वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना, तो मजा आएगा, एक बार करके देखना चाहिए। और तब तक तो मुझे, आप भी मुंबई के हो, आपको तो मालूम है मुंबई वालों के कुछ खास स्किल्स होते हैं, जैसे लोकल ट्रेन में वो सही खिड़की जी। पकड़ना। तो मुझे भी पहले ये सिद्धियां प्राप्त थी, अभी तो मैं कमा चुका हूँ। अ, अ, शुरुआत तो इससे हुई कि चलो कुछ अलग करके देखते हैं, और बाद में तो अपने आनंद के लिए करता गया, मतलब मजा आता गया। क्योंकि काम का जो समाधान है, मतलब मेरे कई दोस्तों से उस समय ये बातें होती थी, लोग बोलते थे कि अरे तुम ये नॉन प्रॉफिट टाइप का काम करते हो, ये तो वीकेंड को करना चाहिए। तो मैं उनको बोलता था कि भाई इसमें मुझे मजा आता है, और आप लोगों की आइडिया ये है कि वीकेंड को मजे करो और वीकडेज को मेहनत मजदूरी करो। और मजदूरी मतलब भले आईटी में हो, इंजीनियर हो, लेकिन अलग टाइप की मजदूरी करो। हाँ, सही। तो मैंने बोला कि मेरा फंडा तो ये वीकेंड को मजा करने का नहीं है, मैं वीकडेज को भी मजा करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा ही काम करूंगा जिसमें मुझे आनंद मिलता है। और मतलब मैं 99 2000 में पहली बार आया था इस क्षेत्र में, जवाहर मोखाड़ा में, और तब से आनंद आ रहा है, अब भी आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आप जैसा पूछ रहे थे, कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो प्रेरणा तो लोगों से ही मिलती है, अपने काम से ही मिलती है, और एक तरह से भीतर से ही प्रेरणा आती है, अपने अपने अंदर से प्रेरणा मिलती है, सबको मिलती है। लेकिन वो आवाज सुनाई देनी चाहिए, और सुनने के बाद मानना चाहिए कि हाँ भाई आवाज ये कह रही है। और गांव के अभी तो मतलब हमारे संगठन का काम लगभग 150-200 गांव में चल रहा है। हुँ। तो इतने सारे गांव के जो मेरे भाई बहन हैं, उनकी जो खुशियां हैं, उनका जो मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, ये सब तो प्रेरित करते ही रहेगा ना। और ये जितना बढ़ रहा है उतनी प्रेरणा बढ़ रही है। हाँ। तो मतलब जितना मैं अमीर होते जा रहा हूँ, जितने ज्यादा लोग मेरी रिजर्व में आते जा रहे हैं, उतना मेरा इस काम से लगाव बढ़ते जा रहा है। जो 18 टू 25 वाला जो ऑडियंस है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि एक एक दो महीने का थ्रिल हमारे साथ अनुभव कर लो। हम लोग कवर करते हैं, जी। तो आए हमारे साथ काम करके देखे कि इसमें मजा क्या आता है।
बिल्कुल बिल्कुल। काफी अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के। मुझे लगता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी आपकी बातें सुनकर काफी प्रेरित होंगे और जो इश्यूज हैं इन सारे ट्राइबल लोगों के वो सही तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा लगा आपसे बात कर आपने समय दिया, ये सारी बातें शेयर की हमारे साथ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।